तो समझ जाना। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश गुर्जर। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल का पहला चैप्टर चलने वाला है और ये समस्त परीक्षाएं, जितनी भी राजस्थान की परीक्षाएं हो रही हैं उनमें अब वर्तमान में जो चल रही हैं उनके लिए भी ये काम कर रहे हैं, आगे जो चलेंगी उनके लिए भी काम कर रहे हैं। तो आप निश्चिंत होकर के ये क्लास देखिए, पूरा करवाऊंगा मैं आपको, पूरा निःशुल्क चलेगा, यूट्यूब के ऊपर ही चलाएंगे, फ्री क्लास चलेगी। ठीक है, तो आप अगर आपके पास नोट्स हैं, पहली बात तो आपके पास किताब होगी या नोट्स होगा तो उसमें आप समझते चलिए। अगर कोई नया पॉइंट मिलता है तो आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं आज ये पहला चैप्टर। इसमें इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे, ये जो पहली वीडियो है राजस्थान भूगोल की, इसमें कवर करेंगे नामावली, यानी कि राजस्थान के जो प्राचीन नाम चले हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर अवस्थिति विस्तार चलेगा, इसका अंतिम बिंदु देखेंगे, इसका कर्क रेखा के बारे में हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं ये आज का ये वीडियो सेशन। देखिए, नामावली की अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो नामावली का अगर विवरण हमारे को मिलता है तो ऋग्वेद के अंदर राजस्थान का नाम मिलता है। वो क्या नाम मिलता है, देखिए ऋग्वेद जो है ना, ऋग्वेद, इस ऋग्वेद में राजस्थान का जो नाम मिलता है वो नाम मिलता है ब्रह्मवर्त। मोटा ज्यादा हो गया, ब्रह्मव्रत। ब्रह्मव्रत नाम मिलता है किसका, ये राजस्थान का। ब्रह्मव्रत का मतलब ब्रह्मा जी के तपोभूमि होने के कारण, जैसे पुष्कर में अपने ब्रह्मा जी का तपोभूमि है, मंदिर बना हुआ है ब्रह्मा जी का, इसलिए इसका ब्रह्मव्रत बोला गया है। और रामायण काल की अगर बात करें तो रामायण काल में इसका नाम मिलता है मरुकांतर। मरुकांतर का मतलब होता है कि मरुस्थल का जो हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं, मरुकांतर। रामायण में इसको मरुकांतर बोला गया है राजस्थान को। फिर अगर हम बात करें तो बसंतगढ़ शिलालेख जो अपना राजस्थान का प्राचीनतम शिलालेख है, जहाँ पर राजस्थान का नाम देखने को मिलता है। यानी राजस्थान का प्राचीन शिलालेख तो बड़ली है, लेकिन राजस्थान का नाम जहाँ मिलता है वो बसंतगढ़ शिलालेख है, जहाँ 625 ईस्वी का जो शिलालेख है इसमें राजस्थानीय द्वितीय नाम मिलता है राजस्थान का। बताइए क्या नाम मिलता है राजस्थान का, राजस्थानीय द्वितीय बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ कहाँ पर पड़ता है, बसंतगढ़ पड़ता है सिरोही में। बसंतगढ़ शिलालेख है 625 ईस्वी का, जहाँ राजस्थान को क्या बोला गया है, राजस्थानीय द्वितीय, राजस्थानीय द्वितीय आदित्य, राजस्थानीय द्वितीय। तो ये बसंतगढ़ शिलालेख में अपने को देखने को मिलता है। इसके बाद में अगर हम बात करें, ये हो गई नामावली। अरे यार रुक जाते हैं। देखिए, बसंतगढ़ की बाद में अगर बात करें तो जॉर्ज थॉमस नाम का एक, जॉर्ज थॉमस तो बाद में आएगा। पहले अगर हम बात करें जैसलमेर ख्यात, जैसलमेर की ख्यात, जैसलमेर ख्यात, री बोलते हैं की को, री ख्यात है। जैसे पश्चिमी जो राजस्थान है ना, उस पश्चिमी राजस्थान में की को री बोला जाता है। जैसलमेर की ख्यात है जैसे, तो उसको री ख्यात बोलते हैं, जैसलमेर री ख्यात, ये हो गया। और एक है जैसे नैनसीरी ख्यात, नैनसीरी ख्यात, तो नैनसीरी ख्यात, ख्यात क्या होती है, ख्यात के अंदर देखिए राजा महाराजाओं के विवरण होते हैं, उनको ख्यात बोला जाता है। वो आप पढ़ेंगे, कला संस्कृति चलेगी ना जब उसमें चलाएंगे इसको, ख्यात क्या होती हैं, परवाना क्या होती है, भैया क्या होती हैं, सब के सब चलेगा। निःशुल्क पूरी क्लास निःशुल्क चलेंगी। राजस्थान इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजस्थान की कला संस्कृति हो गई, अरे विश्व का इतिहास चल रहा है और पॉलिटिकल चल रही है, भारत का संविधान, राज्य व्यवस्था जिसको हम बोलते हैं, और शैक्षिक प्रबंधन भी चल रहा है साथ साथ टीचर्स के लिए। तो इनमें आपको राजस्थान शब्द देखने को मिलता है। किसके अर्थ में मिलेगा, ये राजस्थान का जो शब्द देखने को मिलता है ये राजधानी के अर्थ में मिलता है। राजधानी का मतलब क्या हो गया कि जो राजा महाराजा अपने राजस्थान में जहाँ रहा करते थे उस क्षेत्र में ही अपना राजधानी का जमावड़ा जमाते थे, क्योंकि जहाँ राजमहल बनेगा, दुर्ग बनेंगे, उसी में वहाँ सेना भी रहेगी, राजधानी उसी में, उसी जगह के ऊपर रखी जाएगी। तो राजधानी के अर्थ में इसको क्या बोला गया है, राजस्थान की। राजस्थान पूरे क्षेत्र के लिए नहीं कहा गया है, राजधानी के अर्थ को राजस्थान नाम दिया गया है, इन दोनों भाइयों के
अंदर। ठीक है, तो ये हो गया ख्यातों की बात हो गई। अब अगर हम बात करें राजपूताना शब्द जो निकला है, अरे चल जाए यार। देखिए जॉर्ज थॉमस नाम का एक विद्वान हुआ, जॉर्ज थॉमस। जो जॉर्ज थॉमस है ना, इसने 1800 ईस्वी के अंदर मौखिक रूप से क्या नाम दिया था, मौखिक रूप से राजपूताना। ठीक, तो राजपूताना अगर शब्द मौखिक रूप से अगर किसी ने प्रयोग किया है तो वो कौन था भाई, जॉर्ज थॉमस। फिर इसी का एक शिष्य हुआ था जिसका नाम था विलियम फ्रैंकलिन। यानी कि विलियम फ्रैंकलिन जो था, इसने 1805 में लिखित रूप से किया इसका प्रयोग, विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन जो है, इसने 1805 ईस्वी में इस राजपूताना शब्द का प्रथम बार लिखित रूप से क्या किया, प्रयोग किया, प्रथम बार लिखित प्रयोग। लिखित प्रयोग। तो लिखित प्रयोग किसका किया गया, लिखित प्रयोग किया गया इस शब्द का, राजपूताना शब्द का प्रथम बार। ये तो मौखिक है, ये लिखित है, विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। एक किताब थी इसकी, इस किताब ने किताब के अंदर इसने लिखा है, और ये किताब जॉर्ज थॉमस के ऊपर ही लिखी गई थी। इसमें किताब का नाम था द मिलिट्री मेमोरियल्स, द मिलिट्री मेमोरियल्स, मिस्टर जॉर्ज थॉमस, इस किताब का नाम था ये। इस किताब में पहली बार क्या लिखित रूप से प्रयोग हुआ, विलियम फ्रैंकलिन ने किया। इसके अलावा एक विद्वान हुआ जिसका नाम था कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड ने इस शब्द के बारे में, यानी कि राजस्थान शब्द का प्रयोग किया। एक विद्वान था कर्नल टोड, ये राजस्थान आया था, कर्नल टोड, जेम्स टोड है वैसे तो इसका नाम, लेकिन शॉर्टकट रूप में लिखते हैं कर्नल जेम्स टोड। इसकी एक किताब थी 1829 में, इसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था द एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, क्विटीज ऑफ राजस्थान। इसी को बोलते हैं, दूसरा इस किताब का दूसरा नाम है, थोड़ा सा अरे सरक जा, देखिए इस किताब का दूसरा नाम है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, स्टेट ऑफ इंडिया। इसमें क्या नाम दिया इसने, इसमें नाम दिया था राजस्थान, इसमें नाम दिया इसने राजस्थान। और इसने एक शब्द और दिया था राजस्थान के लिए, एक शब्द दिया था रजवाड़ा और राजस्थान, रजवाड़ा या राजस्थान। ये जो शब्द है ये किस में दिया इसने, किसके आधार पर दिया इसको दिया बहियों के आधार पर। जो राजस्थान में जो बहियाँ चलती थी ना, उन बहियों के आधार पर इसका नाम दिया रजवाड़ा, बहियों के आधार पर। तो ये है राजस्थान की नामावली कुछ। अब हम चलेंगे एकीकरण की तरफ, राजस्थान के एकीकरण की तरफ। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, ठीक है, रोक लेना इसको एक बार ऐसे। देखिए
अगर हम बात करें 30 मार्च, देखिए एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण की अगर बात करें तो राजस्थान एकीकरण के समय एकीकरण का एक चौथा चरण चल रहा था, चतुर्थ चरण में इसका क्या नाम पड़ा था? ये चतुर्थ चरण हुआ था 23 मार्च 1949 को। ये इसका नाम था वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान, वृहद राजस्थान नाम पड़ा कौन से चरण में? चतुर्थ चरण में। ये चतुर्थ चरण चल रहा था, इसका एक दरबार चल रहा था। कहाँ पर दरबार हो रहा था? जयपुर में, जयपुर में। और यहाँ पर आए थे कौन? सरदार पटेल, सरदार पटेल। इस सरदार पटेल ने यहाँ पर अध्यक्षता की थी और इसका वृहद राजस्थान का जो चरण में, इसका चतुर्थ चरण में इसका वृहद राजस्थान नाम पड़ा। जयपुर में हो रही थी ये एकीकरण की मीटिंग। अब देखिए इसका अगर हम बात करें, इसको मान्यता मिली कब? 26 जनवरी 1950 को। राजस्थान शब्द को अगर मान्यता मिली तो 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू किया गया ना, तो राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिल गई। बताइए, राजस्थान शब्द को क्या मिल गई? संवैधानिक मान्यता। यहाँ पर संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। संवैधानिक मान्यता, ठीक है। कब? 26 जनवरी 1950 को। अच्छा, ये हो गया। अब इसका एक जो शब्द देखने को मिलता है कि जो वर्तमान स्वरूप जो मिलता है शब्द वर्तमान स्वरूप, तो उसका मतलब क्या होता है? वर्तमान स्वरूप का मतलब होता है जैसे 1 नवंबर और 1956 को, 1 नवंबर 1956 को के दिन राजस्थान का वर्तमान स्वरूप सामने आया। अब ये वर्तमान स्वरूप क्या होता है, इसको देखते हैं कि वर्तमान स्वरूप, इसका मतलब, अरे यार क्या हो गड़बड़ है, स्वरूप सामने आया, यानी ये, अरे यार देखिए, वर्तमान स्वरूप का मतलब होता है कि ये पहले राजस्थान 1956 में 1 नवंबर से पहले इसमें 25 जिले थे। बताइए कितने जिले थे? 25 जिले। कब? 1 नवंबर 1956 से पहले 25 जिले थे। अब 25 जिले थे तो 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा का जो ये क्षेत्र है ना, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को किसमें शामिल कर लिया गया? केंद्र शासित था ये पहले प्रदेश, केंद्र शासित जो चीफ कमिश्नर के अंतर्गत आता था ये पहले, तो ये इसको शामिल कर लिया किसमें? राजस्थान में। फिर कितने हो गए इसके बाद? यानी कि 1 नवंबर 1956 के बाद कितने जिले और हो गए? एक जिला और बढ़ गया, तो कुल मिलाकर कितने जिले हुए? 26 जिले। अजमेर को भी इसमें शामिल कर लिया गया, तो 26वां जिला कौन सा बना था? अजमेर बना था। समझ गए? अजमेर मेरवाड़ा को शामिल करने के बाद में। समझ में आ रहा है? लाइक कर दीजिए अगर समझ में आ रहा है तो, ऐसे थम्स अप। अब हम चलते हैं इसकी प्राचीन नामावली के ऊपर। ये तो हो गया था क्या? वर्तमान स्वरूप सामने आया। इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, अब इसको मैं बता देता हूँ। अब इसकी प्राचीन नामावली को देख लेते हैं। प्राचीन नामावली का मतलब होता है कि ये कौन सा क्षेत्र किस नाम से जाना जाता था पहले। तो इसको बड़ा कर लेता हूं मैं। देखो, ये जो क्षेत्र है ना, ये जैसलमेर का, इसको बोला जाता था क्या? ये जैसलमेर है, तो जैसलमेर जो है, इस जैसलमेर को बोला जाता था क्या? वल्ल या मांड, वल्ल या मांड क्षेत्र, जैसलमेर का इलाका। फिर ये जो क्षेत्र है, ये ऊपर वाला,
ये बीकानेर था, तो बीकानेर को क्या बोलेंगे, जंगल। ये बीकानेर में नाम लिख देता हूँ ना, अरे यार ये कलरों में भी दिक्कत आई है। ये वाला जो क्षेत्र है ना, ये क्या है, बीकानेर है। तो बीकानेर का जो क्षेत्र है, इस बीकानेर को क्या बोलते हैं, जांगल देश। बताइए क्या बोलेंगे इसको, जांगल देश। इसके ऊपर वाला ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र, ये इसके अंदर क्या क्या शामिल होते हैं, इसके अंदर शामिल थे भाई साहब आपके, एक तो था नौहर, एक है भादरा, एक है कन्नड़ा, नरहड़, और पिलानी। ये जो क्षेत्र है ना, इन पूरे ये सारे क्षेत्रों को, नौहर भादरा, ये तो हनुमानगढ़ वाले क्षेत्र है, ये चूरू झुंझुनू सीकर, ये चूरू झुंझुनू तक का ये इलाका, ये पूरा इलाका क्या कहलाया करता था पहले, ये पूरा इलाका कहलाता था, इसको बोलते थे क्या, ये तो है, ये जो है ना ये इलाका, ये तो वागड़ है, वांगड़, और ये है बागड़, बकरा का वाला बागड़ शब्द किसके लिए उपयोगी हुआ है, इनके लिए, इसको बोलते हैं बागड़, बकरा है ये बोलते हैं इसको बांगड़, ठीक। और ये जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा का इलाका था, इसको बोलते हैं क्या, वांगड़। ये तो वह है, और वह है बागड़, बकरा वाला बागड़ तो वो हो गया ऊपर का, और वांगड़ हो गया बेचारा नीचे का, इसको डूंगरपुर बांसवाड़ा का बोलते हैं। तो इसी के पास में यहाँ पर पड़ता है ये प्रतापगढ़ वाला इलाका, इसको बोलते हैं कांठल क्यों बोला जाता है, कांठल इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ से माही नदी का ये प्रवाह क्षेत्र होने के कारण, माही नदी का जो किनारा होता है ना, उसको कांठ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांठ बोलते हैं। इसलिए उस कांठ के नाम पर ही उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ गया, कांठल पड़ गया। अब ये वाला जो इलाका था, ये पूरा, इस पूरे इलाके को क्या बोलते हैं, गोडवाड़ क्षेत्र बोलते हैं। बताइए क्या बोलते हैं इसको, गोडवाड़ क्षेत्र बोलते हैं। और इसी गोडवाड़ क्षेत्र के जस्ट नीचे वाला जो ये इलाका हुआ करता था, इस इलाके को बोलते थे सिवी जनपद। इस सिवी जनपद का भी बाद में क्या नाम दिया गया, मेवाड़ नाम दिया गया। पहले सिवी जनपद हुआ करता था, राजा महाराजा सिवी राजा की कहानी सुनी आप। और ये सिवी जो है ना, ये सिवी भी उधर से आए थे, ऊपर पाकिस्तान के इलाके से आए थे जब सिकंदर का आक्रमण हुआ था 326 ईस्वी। तो ये चलेगी किसमें, इतिहास में चलेगी। तो सिवी को ही बाद में क्या बोल दिया, मेवाड़ बोल दिया। और मेवाड़ को ही बाद में क्या बोल दिया, इसके दो नाम पड़े थे, एक का नाम पड़ा था प्रागवाट, और नहीं एक का नाम क्या, मेवाड़ को ही बोला जाता है प्रागवाट और मेदपाट। ऐसा बीच बीच में अचल कचल होता रहता है ना, ये ऐसे ही चलता रहता। मेदपाट, इसको मेदपाट भी बोलते हैं, प्रागवाट भी बोलते हैं। किसको, मेवाड़ को। मेवाड़ को पहले क्या बोलते थे, सिवी। समझ में आ रहा है ना, अरे लाइक करते रहना यार अगर तुम समझ में आ रहा है तो। देखो मैं यहाँ थोड़ा सा लाल बना देता हूँ उसको। ये जो क्षेत्र है ना, ये सिरोही है। इस सिरोही को बोलते हैं अर्बुद देश। बताइए क्या बोलेंगे इसको, अर्बुद देश। अर्बुद देश। अर्बुद देश क्या है, ये सिरोही। सिरोही को बोलेंगे अर्बुद देश। यहाँ हो जाएगा। ये इलाका बच गया कौन सा, डीडवाना, ये नागौर और अजमेर वाला। अजमेर और नागौर वाले इलाके को बोलेंगे हम कौन सा क्षेत्र, इसको बोलते हैं सपादलक्स। बताइए क्या बोलेंगे, सपादलक्स। सपादलक्स का मतलब होता है 1.25 लाख गांवों का समूह, और इसमें चौहान राजाओं का शासन हुआ करता था सपादलक्स में। नागौर और अजमेर का क्षेत्र क्या कहलाता था, सपादलक्स कहलाया करता था। समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया सपादलक्स। सपादलक्स यानी नागौर और अजमेर। नागौर और अजमेर, तो ये है सपादलक्स। इसको मैं मिटाऊँ, यहाँ आएगा वो कोटा बूंदी वाला इलाका। तो नागौर हो गया और अजमेर, इसको सपादलक्स बोलेंगे।
फिर ये जो इलाका है ये कोटा और बूंदी वाला ये वाला इलाका, ये इलाका क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हाड़ौती क्षेत्र। बताइए क्या कहलाएगा? हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर हाड़ा राजा शासन किया करते थे, हाड़ा चौहान थे, हाड़ा चौहान। इन्हीं चौहानों की एक शाखा जा करके यहाँ पर बस जाती है कोटा बूंदी में। तो वो जो राजा थे वो क्या कहलाएंगे? वो कहलाएंगे हाड़ा चौहान। समझ गए? और उन्हीं के नाम पर इस पूरे क्षेत्र को हाड़ौती क्षेत्र बोला गया है। समझ में आई बात? ये जो इलाका था अलवर और मत्स्य वाला, ये जो क्षेत्र है, यहाँ पर एक अभी ये मिटाऊंगा क्या इसको? ये वाला जो इलाका है अलवर और जयपुर वाला, इसको बोला जाता था मत्स्य क्षेत्र, मत्स्य क्षेत्र। और मत्स्य क्षेत्र के नीचे ये वाला जो इलाका है, ये भरतपुर और ये धौलपुर होते हुए ये मथुरा तक फैला है, इसको बोलते थे सूरसेन। बताइए क्या बोलेंगे इसको? सूरसेन बोला जाता था इस क्षेत्र को, सूरसेन जनपद था ये। तो ये कुछ इलाके हुआ करते थे। यहाँ पर एक क्षेत्र पड़ता है जालोर। इस जालोर के अंदर, जालोर को प्राचीन नाम था जालोर का। जालोर जो है ना, इसको बोलते थे जाबालीपुर। बताइए क्या बोलते थे इसको? जाबालीपुर बोला जाता था। और ये जाबालीपुर जाबाली ऋषि की एक तपोभूमि हुआ करती थी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया था? जाबाली। इतिहास में चलेगा ये, बिल्कुल इतिहास में चलेगा। फिर ये माही नदी, ये सारी चलेगी। तो ये प्राचीन कुछ नामावलियाँ हैं, समझ गए? तो इन प्राचीन नामावलियों को आप आराम से देख सकते हैं और समझ में आ रहा होगा आपको। स्क्रीनशॉट ले लेना, कोई नया पॉइंट मिले तो उसको ऐड भी करते रहना। अब देखते हैं हम राजस्थान की ये कौन कौन सी हो गए। देखिए यहाँ पर नामावली कंप्लीट हो गई ना, तो नामावली को लगा देते हैं टिक, यानी कि नामावली हो गई फिनिश। अब चलेगी अवस्थिति और विस्तार। मैप तो लिया ही नहीं उसका, चलो खैर कोई नहीं। देखिए मैं आपको वैसे बता ही देता हूँ। एक ये पृथ्वी है। अब इस पृथ्वी के बीचों बीच एक रेखा गुजरती है, जिसको बोलते हैं ग्रीनविच या मध्याह्न रेखा। इसी को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। और ये होती है, ये बोलते हैं इसको भूमध्य रेखा। इसको बताओ क्या बोलेंगे? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा इसके बीचों बीच इधर ऐसे गुजरती है, और इसकी खड़ी जो लाइन है इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। देशांतर खड़ी रेखाएं होती हैं और अक्षांश आडी होती हैं, लेटी हुई होती हैं, जिसको लैटिट्यूड बोलते हैं। और जो खड़ा डंडा होता है उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। अब ये अक्षांश क्या होती है, देशांतर क्या होती है, ये आपको सब पता होगा। और नहीं भी अगर पता है तो मैंने एक वीडियो बना रखा है बढ़िया देसी लुक में, ये वाला, इसको जा करके आप देख लीजिए। ये वीडियो मिल जाएगा। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं और ये अपने जीवन में किस लिए उपयोगी है, यानी क्या काम आती है। तो ये वीडियो आपको देख लेना है और उसके बाद में फिर आपको ये समझ में आने लग जाएगी। तो ये अक्षांश है, ये देशांतर है। और इनके यहाँ पर ये दक्षिणी है, ये दक्षिणी ध्रुव और ये उत्तरी ध्रुव। और ये पश्चिम दिशा हो गई, यानी कि इसको बोलेंगे हम वेस्ट दिशा। ये होती है ईस्ट दिशा, और ये होती है साउथ, और ये होती है नॉर्थ। ठीक। तो जो नॉर्थ है ना, ये नॉर्थ है ना, नॉर्थ और साउथ, इसकी तो जो रेखाएं मिलती हैं ऊपर उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव में जो रेखाएं मिलती हैं वो तो कहलाती हैं देशांतर। और ये जो रेखाएं आपस में इधर एक दूसरे के चारों तरफ, ये पृथ्वी की चारों तरफ घूमती रहती है ना, ये घूमती मतलब ये चक्कर नहीं लगाती हैं, ये ऐसे होती हैं रेखाएं, ये ऐसे होती है, ऐसे तिरछी रेखाएं, ऐसे टेढ़ी रेखाएं होती है। टेढ़ी का मतलब ये होता है कि बस जैसे खोपड़ी के ऊपर कोई इंडी रख दे और वो इंडी ऐसे नीचे की तरफ ऐसे नहीं ना, अरे भाई ऐसे लग जाके ही तो घूमेगी। जैसे खोपड़ी है वैसे ही उसका शेप करेगी वो, आकार वैसे ही करेगी वो, जो भी रस्सी बांधेंगे। और कोई फुटबॉल है, फुटबॉल के अगर रस्सी ऐसे लपेटेंगे ना, रस्सी लपेटेंगे तो वो कोई ऐसे वर्त के आकार में थोड़ी ऐसे जाएगी, चौकूट थोड़ी कटेगी, चौकूट थोड़ी बंधेगी, वो गोलाई के ऊपर गोल ही रस्सी बंधेगी, रस्सी को भी गोल बांधेंगे। ऐसे इसको बांधेंगे तो फिर वो ऐसे 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 बंधेगी। तो ये ऐसे ऐसे बंध रही है, ऊपर कम होती जा रही है, ये बीच में ज़्यादा लंबी चौड़ी है। ठीक।
तो ये है अक्षांश और देशांतर। अब पृथ्वी पर पूरे ग्लोब के अंदर राजस्थान की क्या स्थिति है? राजस्थान जो शुरू होती है उसकी, राजस्थान की जो शुरू होती है देशांतर रेखा, वो 69 डिग्री 30 मिनट से शुरू होती है। यानी कि ये देशांतर 69 देशांतर पूरा होने के बाद में राजस्थान आएगा। तो ये क्या है? ये 60 और ये 75, यानी कि यहाँ से ये 23 डिग्री से कर्क रेखा गुजरती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा से। तो मतलब ये 23 डिग्री क्या है? कर्क रेखा है, और ये कर्क रेखा ऊपर होती है और मकर रेखा क्या होती है? नीचे होती है। इसको मकर बोलते हैं। ये मकर है, वो कर्क है। ये भी 23.5 के ऊपर ही है, लेकिन ये 23.5 कौन सी दिशा का है? ये दक्षिण दिशा का है। और वो कौन सा है? उत्तर दिशा का। ये उत्तर ही हो गई नहीं है, अरे उत्तर हो गई। वो वीडियो देखोगे समझ जाओगे आप। तो ये जो है ना, यहाँ पर ये 60 के बाद में 69, ये यहाँ राजस्थान की स्थिति है। ये राजस्थान जो है ना सुसरा, ये राजस्थान यहाँ है, यानी कि भारत की सीमा यहाँ पर जाकर के शुरू हो जाती है। ये 69 रेखाएं पार करनी पड़ेंगी, ये 0 से लेकर के 69 तक चलना पड़ेगा, तब राजस्थान की सीमा शुरू होगी, जैसलमेर आ जाएगा। और जैसलमेर मतलब यहाँ से अगर कोई करे तो इधर से, तो फिर नहीं आएगा, क्योंकि ये तो 0 डिग्री नीचे पानी में जाएगा, समुद्र हिंद महासागर में तक से, हिंद महासागर से ही निकलेगा फिर वो। यानी कि आपको कर्क रेखा से चलना पड़ेगा, कर्क की कर्क होते 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 यहाँ तक आना पड़ेगा 69 डिग्री 30 मिनट तक, तब आप कहाँ पर जाओगे? फिर आप डूंगरपुर बांसवाड़ा में प्रवेश कर जाओगे, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा जो क्षेत्र है ना, वो वहाँ से ही तो ये कर्क रेखा गुजर रही है, तो इसके ऊपर पड़ेगा राजस्थान। तो ये तो डूंगरपुर बांसवाड़ा तो ये नीचे का इलाका है इसका, ये वाला, बस इतना ही है। अब वो पूरा राजस्थान ऊपर है, और ये भारत के नीचे फिर गुजरात लिया जाएंगे, गुजरात से गुजर रही है ना ये वैसे। तो ये है कर्क रेखा। तो इसकी स्थिति, यानी कि अब जो वर्तमान में अगर हम बात करें, तो ये जो इलाका है ना, ये इसको बोलते हैं उत्तरी पूर्वी देशांतर, उत्तरी पूर्वी देशांतर। तो ये उत्तरी पूर्वी देशांतर हो गया, उत्तरी पूर्वी, अरे यार मोटा ज़्यादा है ये तो ये हो गया उत्तरी पूर्वी देशांतर। तो उत्तरी पूर्वी देशांतर का मतलब हो गया ईशान कोण। ईशान कोण वास्तु दिशा की अगर बात करें तो ग्लोब के अंदर है, ग्लोब के अंदर इसकी स्थिति वास्तु के अकॉर्डिंग क्या है? ईशान दिशा हो गई, क्योंकि उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, ये पूर्व और पश्चिम। तो पूर्वी उत्तरी पूर्वी दिशा ईशान कोण कहलाती है वास्तु के अकॉर्डिंग। तो उत्तरी पूर्वी देशांतर हो गया ना, वो राजस्थान ग्लोब के अंदर उत्तरी पूर्वी दिशा में स्थित है, उस धरती के ऊपर है ना, वो ईशान कोण में है वो। तो ये तो हो गया क्या? ग्लोब में राजस्थान की स्थिति। अब हम बात करते हैं किसकी? एशिया की स्थिति। एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है? अब सुधरा एशिया का लेना पड़ेगा। ये है एशिया। तो एशिया में कौन सी स्थिति है राजस्थान की? ये एशिया हो गया। तो एशिया जो है ना, ये इसको बराबर भागों में बांट लिया, ये ऐसे बट गया, ये ऐसे। अब देखिए, ये स्थान यहाँ आ गया, ये उत्तर दिशा, नॉर्थ साउथ पश्चिम और पूर्व। तो ये कौन सा हो गया? दक्षिण पश्चिमी दिशा, दक्षिण और पश्चिम दिशा। तो दक्षिण पश्चिम में कौन सा कोण आता है वास्तु का? वास्तु का आता है नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण इसको बोलते हैं, नैऋत्य कोण, क्योंकि राजस्थान यहीं पे तो है, इसी दिशा में। इसी इसको 4 टुकड़ों में बांटेंगे तो ये भारत इसमें आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो ये नैऋत्य कोण में आ जाएगा एशिया में। एशिया में कौन सी दिशा बढ़ेगी इसकी? नैऋत्य कोण की। समझ गई? अब अगर हम भारत की बात करें, तो भारत की अगर बात करें, भारत का लेना पड़ेगा। ऐसे मान के चलो, ये अरे यार छोटा सा है इधर, ये है भारत। अब भारत के बीचों बीच एक रेखा खींच दी ऐसे और ऐसे, तो ये उत्तर दिशा हो गई भारत की।
और ये क्यों कौन सी दिशा हो गई, दक्षिण, ये पश्चिम और ये पूर्व, ईस्ट। तो उत्तर और पश्चिम, तो उत्तर और पश्चिम में इसकी क्या है, उत्तर और पश्चिम में ये क्या है, राजस्थान उत्तर और पश्चिम में ही तो है ना ये। उत्तर भारत के अंदर उत्तर और पश्चिमी दिशा में राजस्थान है, तो ये उत्तर पश्चिम में वास्तु का कोण कौन सा आएगा, वायु कोण। लैट्रिन बाथरूम इसी में बनाते हैं, वायु कोण में, वायु कोण। ये हो गया क्या, भारत में राजस्थान की स्थिति। तो ये समझ गए, भारत में राजस्थान की स्थिति यानी वायु कोण में है। खाली कौन सा कोण है, ग्लोब में भी, एशिया में भी, भारत में भी खाली कौन सा रहा है, ये आग्नेय कोण। आग्नेय कोण क्या है, खाली। आग्नेय कोण में कोई भी स्थिति नहीं है किसकी, राजस्थान की। कट कर दो आग्नेय कोण को। अग्नि वाला सिस्टम है वो खत्म कर दो, उसमें नहीं है। अब हम चलते हैं किसकी, ये हो गया उसके जिलों की बात हो गई कंप्लीट, नामावली हो गई कंप्लीट, और स्थिति और विस्तार भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया अपना। इसके लगाते हैं टिक, बिल्कुल डन। ये अवस्थिति हो गई कंप्लीट। अब हम पढ़ेंगे विस्तार इसका, किसका, राजस्थान का। ठीक है, अब देखो इधर, अभी मैंने आपको बताया था वो देख लेना आप। तो राजस्थान की जो सीमा शुरू होती है ना पश्चिम दिशा से, तो यहाँ जो ये क्षेत्र है ना, ये अरे यार ये गड़बड़ है सुझा। अब ठीक, ये शुरू होती है यहाँ 69 डिग्री 30 मिनट से। ये 69 डिग्री और 30 मिनट, ये क्या है, पूर्वी देशांतर। राजस्थान की शुरुआत होती है सीमा, पूर्वी देशांतर सीमा है इसकी, शुरू होती है। और कहाँ तक जाती है ये जाती है भाई साहब 78 डिग्री और 17 मिनट तक। 17 मिनट तक क्या जाती है, ये रेखा जाती है कि राजस्थान जो है ना, ये 69 डिग्री 30 मिनट से और 78 डिग्री 17 मिनट तक फैला हुआ है इधर से, यानी कि 69 हो गई, 69 हो गई, 69 हो गई, और ये 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76 और 77, ये पूरी 78। समझ गए। तो ये कुल कितनी रेखाएं आई हैं इसके अंदर देशांतर की, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 रेखाएं इसके अंदर आती हैं। यानी कि ये कुल देशांतर इसके अंदर कुल कितने बांस खड़े हैं, ये खड़े कितने बांस हैं, ये कुल बांस खड़े हैं 8 बांस, 8 डिग्री 47 मिनट कुल क्या है, कुल देशांतर है इसके अंदर राजस्थान में। ये कुल क्या है, देशांतर राजस्थान के अंदर खड़े बांस है ये। देशांतर की अगर हम बात करें तो देशांतर ये शुरू होती है यहाँ से, ये फिक्स 23 है, 23 से ये ऊपर थोड़ी सी के चिन्नी सीख आगे ऊपर आएंगे, और ये 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री और 3 मिनट ये उत्तरी अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश से शुरू होती है, ये होती है। अब चलेगी कहाँ तक जाएगी, ये गंगानगर तक, यानी कि ये ऐसे भी तो है ना ये रेखाएं अक्षांश वाली। तो ये 23 हो गई, हुई 23 है, 24 25 26 27 28 29 और ये 30, ऐसे ये 23 से शुरू होते और जाती है 30 डिग्री 12 मिनट तक। ये हो गई 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। समझ गए। तो ये है इसकी अक्षांशीय और देशांतरीय इसका विस्तार यानी फैलाव। यानी कि ये 69 रेखाएं पार करके यहाँ तक आई है ब्रिटेन से, लंदन से। 0 डिग्री देशांतर थी ना लंदन में, वहाँ से वो खड़े डंडे बांस के ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 50 55 60 65 66 67 68 और ये 69 यहाँ तक आकर के फिर राजस्थान की सीमा क्या होती है, शुरू हो जाती है। और 78 तक डंडे जाते हैं जहाँ खत्म हो जाता है धौलपुर से। कटर ये शिलोंग गांव है, शिलावट वहाँ।
अब देखते हैं इसको। अब इसको देखते हैं और आगे। हाँ, ये तो पिछला समझा ही दिया मैंने आपको। अब इसको मैं समझाता हूँ और आगे इसका विस्तार और अक्षांशीय विस्तार तो समझा ही दिया। अब हम बताते हैं आपको एक गांव और ये गांव उड़ानी डोनी बता देते हैं, ताकि आप कहीं जाओ ना राबड़ी उड़ी पीने तो समझ जाना। ये 30 डिग्री और 12 मिनट तक जाती है, यानी कि यहाँ तक ये गांव पड़ता है, लास्ट गांव। इस गांव का नाम है कोणा गांव। ठीक, कोणा गांव के बाद राजस्थान की सीमा समाप्त हो जाती है, फिर पंजाब शुरू हो जाता है ऊपर। और नीचे नीचे यहाँ बांसवाड़ा में जाओगे तो यहाँ पर एक गांव पड़ता है जिसका नाम था बोरकुंड गांव। बताओ कौन सा गांव? बोरकुंड गांव। ये बांसवाड़ा में पड़ता है। ये बोरकुंड से नीचे जाओगे ना तो फिर आप नीचे चले जाओगे मध्य प्रदेश। नीचे मतलब पाताल में नहीं जाओगे, पाताल उताल में नहीं जाओगे। नीचे का मतलब है कि दक्षिण की ओर जाओगे आप, इधर दक्षिण में पीछे की ओर। तो दक्षिण में एमपी और गुजरात की साइड में घुस जाओगे आप, जाओगे तो लास्ट दक्षिण का जो हिस्सा है बोरकुंड का, यहाँ राजस्थान समाप्त हो जाता है। और अगर यहाँ ये क्षेत्र है ना, ये 69 डिग्री और 30 मिनट, यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है कटरा गांव। बताइए क्या गांव है? कटरा गांव। ये लास्ट गांव है जैसलमेर की सम तहसील में। यहाँ से राजस्थान समाप्त हो जाता है, फिर पाकिस्तान शुरू होता है इधर। और ये है धौलपुर। धौलपुर में एक गांव है जिसका नाम है सिलावट गांव। बताइए कौन सा गांव? ये सिलावट गांव। सिलावट गांव। इस सिलावट गांव में लास्ट धौलपुर, ये धौलपुर में लास्ट सिलावट गांव है जहाँ सीमा समाप्त हो जाती है, यूपी शुरू हो जाता है। यूपी उत्तर प्रदेश शुरू हो जाता है उससे आगे। तो ये है क्या? सिलावट गांव। तो ये यानी कि एमपी और धौलपुर, एमपी और यूपी शुरू हो जाते हैं, उधर जाओगे तो आप सिलावट गांव से आगे। और ये तो है इसके लास्ट पोजीशन। अब देखिए मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो सिलावट गांव है ना, जब ये सूर्य इधर से उगता है ना, इधर से ऐसे है डट जा ये सूर्य इधर से उगता है ना, इधर से ऐसे, तो ये किरणें इधर देगा और किरणें मोटी किरणें देगा क्या मी देगा, ये इधर देगा किरणें ऐसे देगा ऐसे। तो सबसे पहले सूर्य उधर उगेगा, यानी कि सिलावट गांव में सबसे पहले सूर्योदय होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अरे भाई उधर पूर्व दिशा से ही तो उगेगा ना सूर्य, तो उधर से ये उग रहा है, पहले उधर उगेगा, फिर वहां से यहाँ तक। अभी मैंने खड़े डंडे कितने बताए थे? 8 बताए थे। तो 2 डंडों के बीच में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। तो ये 8 डंडे है ना, तो 8 चौक बताओ, 8 चौक 8 या 8 डंडे हैं तो 2 के बीच में 4 मिनट है, तो 8 चौक 32 मिनट है। यानी कुल मिलाकर के आधा घंटा यानी 36 मिनट का अंतर हो जाता है सूर्य को यहाँ उगने में। जैसलमेर में कब उगेगा? अगर वहाँ 6 बजे उग गया तो ये जैसलमेर में कब उगेगा? इनको दिखाई कर देगा सूर्य उग गया 6 बज करके, यानी कि 6:30 बजे दिखाई देगा इनको। आधा घंटा लग जाएगा इसको धरती को घूमने में। उधर सूर्य तो एक जगह ही तो रहता है। अरे भाई ये मैं भारत हूँ, तो भारत हूँ तो राजस्थान तो यहाँ है ना, इधर है राजस्थान यहाँ। तो अब पहले इधर उगेगा क्योंकि सूर्य तो उधर से किरणें पड़ रही है ना, तो अब मैं घूमूंगा ऐसे, देख दीजिए ऐसे, ये घूम गया ये अब पड़ेगी। अब दिखेंगे इन लोगों को सूर्य दिखेगा अब, क्योंकि अब तो ये छुप रहा हूँ मैं, ये इधर आ गया, सूर्य उधर है, तो अब तो मैं छुप रहा हूँ। अब ये घूमूंगा मैं ऐसे, और फिर ये जब टेढ़ी होगी नहीं धरती घूमती, फिर इनको सूर्य दिखाई देगा, तब ये बोलेंगे कि हाँ अब उग गया सूर्य है। तो ऐसे घूमती है ये धरती, ऐसे घूमती है। फिर ये हो गया, फिर ये छिप गया इधर, जैसे ये है,
और अब ये जो है ये अब तो उग गया, और जब ये उग गया तो ये बिल्कुल आ गया इधर। तो अब ये जो सूर्य है ये उधर से किरणें मार रही है इसकी, तो उधर से जब किरणें हैं तो ये अब ये छिपेगा, क्योंकि ये इधर इधर ही तो रह रहे हैं ना, और सूर्य की किरणें उधर आ रही हैं, तो ये छिप गया, ये छिप गया, क्योंकि वो ओट लग गई अब उसके उस धरती की। और ये इधर वाले जो है ना, सामने वाले दूसरे देशों के लोग, ये इनके उग गया फिर ऐसे, और वो रात हो गई उधर ऐसे घूमती है। तो ये ऐसे घूमती है, वो सूर्य की किरणें ऐसे पड़ती है। समझ गए? तो सबसे पहले सूर्योदय कहाँ और सूर्यास्त भी कहाँ होगा? सिलावट गांव में होगा। और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ पर होगा? यानी कि सबसे बाद में सूर्योदय, सबसे बाद में, और सबसे बाद में सूर्योदय और सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त। ठीक, समझ गए? तो और सबसे पहले कहाँ होगा सूर्योदय? ये यहाँ सिलावट गांव में सबसे पहले। समझ गए भाई? अब हम चलते हैं इसके आगे। देखो ये 69 डिग्री कटरा गांव जैसलमेर का ये लिख रहा, ये सिलावट गांव उत्तर प्रदेश इधर हो गया। और ये कोना गांव गंगानगर का 30 डिग्री 12 मिनट, और ये 23 डिग्री 3 मिनट पे बोरकुंड बांसवाड़ा का गांव है। और ये कर्क रेखा इससे ऊपर होकर गुजर रही है, ये भी पढ़ेंगे हम। ये बीचों बीच ये 74 डिग्री और ये 27 डिग्री, ये मध्यवर्ती रेखाएं हैं राजस्थान की दोनों। और ये जहाँ पर मिलती है ना, उस गांव को बोला जाता है लोमपापाई। इसको बताओ क्या बोलेंगे? लोमपालाई, लोमपालाई, लोमपालाई गांव बोलते हैं। ये राजस्थान का मध्यवर्ती गांव है जो नागौर के मेड़ता तहसील में पड़ता है। लोमपालाई गाय, लामपो लापो 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 एक लापो होता है, और उसको बोंडा बोलते हैं, वह आग लगाई जाती है उसके अंदर, तो वो तो होता है लोमपा। तो ये क्या है? लामपोलाई, लोमपा नहीं, ये लामपोलाई है, लामपोलाई। ठीक। और ये रेड की पाकिस्तान है इधर। तो ये है क्या? राजस्थान की स्थिति और विस्तार। अब हम बात करते हैं क्या? अब हम बात करते हैं इस क्या क्या हो गया? इसमें हो गया, इसमें हो गया, अंतिम बिंदु हो गई। अब हम बात करते हैं कर्क रेखा की। देखो स्थिति हो गई, विस्तार हो गया और अंतिम बिंदु हो गया, यानी कोना गांव हो गया, इधर नीचे बोरकुंड गांव हो गया, उधर सिलौट गांव हो गया, इधर कटरा गांव हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी कर्क रेखा की। अब हम समझते हैं कर्क रेखा के बारे में। देखिए कर्क रेखा के बारे में हम समझे उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूं, ताकि आपको कर्क रेखा आसानी से समझ में आने वाली है। देखिए कर्क रेखा ऐसे डायरेक्ट आपको सारी चीज़ें समझ में नहीं आने वाली है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, उसको समझाता हूँ, फिर आपको ये समझ में आ जाएगी अच्छा कि ये ऐसे है, ये तब समझ में आएगी आपको। ये जो है ये पृथ्वी है, और ये पृथ्वी है, ये उससे झुकी हुई है कितने डिग्री के ऊपर? 23.5 डिग्री के ऊपर। ये यानी कि ये इसका जो डंडा है ना, इसको पकड़ के यहाँ तक खींचेंगे तो ये ऐसे से दाई यहाँ आएगी, लेकिन ये झुकी हुई है ना, ये इसको पकड़ के ऐसे खींचना पड़ेगा, तब ये सीधाई आएगी। तो ये झुकी हुई है ना 23.5 डिग्री के ऊपर, तो इसको पकड़ के खींचे हैं, तो ये बीच में ये लाल लाल दिखाई दे रही है ना, ये क्या है? भूमध्य रेखा, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ये भूमध्य रेखा है, और भूमध्य रेखा इससे ऊपर है 23.5 डिग्री के ऊपर, यानी कि ये 23.5 डिग्री के ऊपर कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। ये क्या है? कर्क रेखा। और इसी कर्क रेखा को हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में, तो ये कर्क रेखा है, यानी कि ये भारत से होकर गुजर रही है। देखो गुजरात होते हुए ये भारत है, ये भारत है ना, ये भारत से गुजर रही है, ऐसी भारत के बीच से होकर गुजर रही है। ये कौन सी रेखा है? कर्क रेखा। और ये है मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है? मकर रेखा। अब ये मकर रेखा और ये कर्क रेखा, यानी कि ये जो है ये 0 डिग्री है। इक्वेटर कौन सी डिग्री अक्षांश का है? ये 0 डिग्री अक्षांश है। ये 0 डिग्री क्या है? अक्षांश है। और वो 23.5 डिग्री
कौन सी अक्षांश है? उत्तर की अक्षांश, यानी कि ये दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो ये अक्षांश और देशांतर में आपको समझना पड़ेगा, वो अलग वीडियो बना रखी है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश है, इसके उत्तर के जितने भी अक्षांश रेखाएं हैं ना, ये गोले हैं, सर्किल हैं सारे, ये जितने भी हैं ये उत्तरी अक्षांश कहलाते हैं, और ये जितने भी हैं ये सब क्या कहलाते हैं? दक्षिणी अक्षांश कहलाते हैं। तो भारत कौन से अक्षांश में है? उत्तरी अक्षांश में है ना। उत्तरी अक्षांश, ये उत्तरी गोलार्ध है, ये पूरा का पूरा आधा गोला है, तो ये उत्तरी अक्षांश में आएगा पूरा भारत। तो राजस्थान भी उत्तरी अक्षांश में आएगा, जब यही आएगा तो समझ गए ना। तो ये कर्क रेखा बीच से गुजर रही है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र से गुजर रही है, अब उसको समझते हैं। देखिए राजस्थान का ये डूंगरपुर है, और ये क्या है? ये डूंगरपुर है, और ये क्या है? बांसवाड़ा। तो बांसवाड़ा और डूंगरपुर से ये कर्क रेखा ऐसे गुजर रही है। अभी भी नहीं समझ में आएगा आपको, और समझो, अभी तो और समझो, अभी समझाता हूँ मैं आपको। देखिए ये सूर्य है, ये सूर्य जो है, ये इसकी किरणें ये झुकी हुई है ना, इधर, ये इधर झुकी हुई है, ऐसे झुकी हुई है। अब इसको पकड़ के ऐसे खींचेंगे ना, जब ये इसका ये थोबड़ा है ना, ये सूर्य उधर जाएगा ऊपर। इसको पकड़ के ऐसे, इसको पकड़ लिया इसको, और इसको ऐसे खींचेंगे ना, जब इसका ये थोतरा है ना, ये उधर जाएगा ये, तो ये सीधी हो जाएगी ये पृथ्वी। ठीक, अब सीधी हो जाएगी तो ये जो है इसका, ये जो सूर्य है, इसकी जो किरणें है ना, ये यहाँ नहीं पड़ेंगी फिर। अब क्या, ये झुकी हुई है, अब इसकी जो किरणें हैं ये सीधी की सीधी कहाँ मार रही हैं? यहाँ। ये कलर चेंज करता हूँ, ये यहाँ पर ये बछेड़ मार रही है, यहाँ ये पूरी बछेड़ मार रही है इधर, इसके ऊपर नहीं जा रही है। सबसे ज़्यादा सूर्य की किरणें अगर पड़ रही हैं तो कहाँ पड़ रही हैं? यहीं पे। ये कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की किरणें क्या पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। और इससे ऊपर जो सूर्य की किरणें हैं ये क्या हो जाती हैं? तिरछी होने लग जाती हैं, ऐसी तिरछी, ऐसी ये तिरछी होने लग जाती है। तो सूर्य ये दफन नहीं उठेगी, ये बीच यानी कि कर्क और मकर के बीचों बीच क्या उठ रही है? दफन उठ रही है, दफन उठ रही है, यानी कि पैर जड़ने लग जाते हैं, पैर जो हैं ये जड़ने लग जाते हैं, ऐसे चला नहीं जाता है, इतनी दफन उठती है जून जुलाई में। और 21 जून को तो बहुत बुरा हाल है, जेठ का महीना होता है इसमें। तो ये सूर्य की किरणें सीधी बछीड़ कहाँ मार रही हैं? ये सीधी बछीड़ यहाँ मारती है, ये यहाँ पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा और 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि ये 23.5 डिग्री है। दक्षिणी अक्षांश है ये। कौन सा अक्षांश है ये दक्षिणी अक्षांश। और वो कौन सी है? उत्तरी अक्षांश, यानी कि 0 से ऊपर के जो सब है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अक्षांश। अब ये आसानी समझ में आ गया होगा, यानी कि अब ये जो किरणें हैं ये तिरछी जाएंगी ऊपर, सीधी यहाँ तक ही हैं ये सब, यहीं तक। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? उष्ण कटिबंध बोला जाता है। उष्ण का मतलब होता है दफन उठना, आग उठ रही है, आग, इसलिए ये क्या है? उष्ण कटिबंध। और अब ये तिरछी जाएंगी सब उधर, ऐसी ऐसे तिरछी जाएंगी। तो अब मैं समझाता हूँ आपको कि तिरछी कैसे जाएंगी। देखो ये भारत है अपना, कर्क रेखा गुजर रही है भारत से, गुजरात से होते हुए राजस्थान का, देखो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा से ऐसे गुजर रही है, ऐसे, ये कलर चेंज करता हूँ, ऐसे ये गुजर रही है। गुजरात हो गया, ये राजस्थान का डूंगरपुर बांसवाड़ा, मध्य प्रदेश हो गया, फिर ये छत्तीसगढ़ का ये ऊपर का थोतरा आ गया, फिर झारखंड आ गया, ये पश्चिम बंगाल हो गया, और फिर ये त्रिपुरा और ये मिजोरम, ऐसे गुजर रही है, ये गुजर रही है। यानी मैं अभी क्या बताया, मैंने आपको अभी क्या बताया, इसके बीच में ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, यानी कि कर्क रेखा से ऊपर नहीं जाती, कर्क रेखा से नीचे नीचे, यानी कि कर्क रेखा और मकर रेखा ये उष्ण कटिबंध के अंदर ही सूर्य की किरणें सीधी लंबवत पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। गर्मी होने की वजह से ही सबसे ज़्यादा दफन उड़ती है, समुद्रों में भी वाष्प उड़ती है, और उसी से बादल बनते हैं, और उन बादलों से ही बरसात ज़्यादा से ज़्यादा होने लग जाती है। और जून जुलाई के महीने में तो बहुत ज़्यादा दफन उड़ती है, क्योंकि सीधी पड़ती है ना ये किरणें,
क्या पढ़ती हैं ये सीधी पढ़ने लग जाती हैं जून जुलाई के महीने में। तो अब ये जो किरणें ये सीधी पड़ रही हैं, तो ये सीधी पड़ रही हैं, तो देखिए यहाँ तक ही सीधी पड़ रही हैं, उसके बाद में क्या होगी मैंने अभी बताया, तिरछी जाने लग जाएंगी, ऐसे ऐसे तिरछी जाने लग जाएंगी। तो ये तिरछी जाएंगी तो यहाँ पर दफन नहीं उठेगी, समझ गए। तो ऐसे जाने लग जाएगी ये राजस्थान की, ये यहाँ तक तो सीधी है ये, फिर ये तिरछी हो जाएंगी, ऐसे जाएंगी। तो ये क्या होगी, दफन नहीं उठेगी इधर। यह इलाका थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और ये जो इलाका है ना, ये उपोष्ण कटिबंध में आएगा, उपोष्ण में। और ये डूंगरपुर बांसवाड़ा का जो इलाका है ये उष्ण कटिबंध में है। किसमें है ये, उष्ण कटिबंध में है। बांसवाड़ा का जो इलाका है, बांसवाड़ा जो जिला है, उसका अधिकांश भाग किस में आता है, उष्ण कटिबंध में। अब हम समझते हैं कर्क रेखा को, समझ गए। यानी कर्क रेखा तक ही है सीमित ये सीधी किरणें, उसके बाद में तो ये तिरछी जाने लग जाती हैं। अब हम समझते हैं कर्क रेखा के बारे में। तो यानी कि सीधी किरणें कहाँ तक आएंगी, यहाँ तक ही आएंगी बस, उसके बाद क्या हो गई, तिरछी हो जाएंगी। अब समझते हैं कि कर्क रेखा। देखिए कर्क रेखा जो है, ये अभी बताया मैंने आपको, 23.5 डिग्री किसमें है, उत्तरी अक्षांश में। और ये जो है ये नदी जा रही है इधर कर्क रेखा को, यानी कि कर्क रेखा को माही नदी कितनी बार काटेगी, 2 बार काटेगी। ये माही नदी है, ठीक, ये माही नदी। क्लियर हो गई बात। अब देखिए जो ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा जो है इसका ये इलाका जो है ना, ये वाला ये इलाका, ये सबसे ज़्यादा क्या है, उष्ण कटिबंध में। यानी कि ये इलाका जो है ना, ये उष्ण कटिबंध में आता है। और बाकी का जो राजस्थान का जो इलाका है, ये वाला ये क्या है, ये उपोष्ण कटिबंध में आता है। यानी कि कर्क रेखा से उत्तर का जो है ये तो उपोष्ण कटिबंध में है, उपोष्ण कटिबंध। और ये जो है ये क्या है, ये उष्ण कटिबंध में है, उष्ण कटिबंध। और जो कर्क रेखा जो है, ये कर्क रेखा डूंगरपुर और बांसवाड़ा 2 जिलों से होकर के गुजर रही है। कर्क रेखा कितने जिलों से होकर गुजर रही है, ये तो है डूंगरपुर, और डूंगरपुर का एक गांव पड़ता है, डूंगरपुर का एक गांव पड़ता है जिसको बोलते हैं चीखली गांव। कौन सा गांव है ये चीखली गांव है। और चीखली गांव से ही ये क्या गुजर रही है, कर्क रेखा गुजर रही है। कितने किलोमीटर में डूंगरपुर से गुजरती है, इसकी कुल लंबाई है 26 किलोमीटर। 1 किलोमीटर डूंगरपुर से गुजरती है, 1 किलोमीटर डूंगरपुर के चीखली गांव यानी कि डूंगरपुर से गुजरती है। और बाकी जो 25 किलोमीटर की इसकी जो बच गई लंबाई, ये 25 किलोमीटर ये कहाँ से गुजरती है, बांसवाड़ा से। ठीक, इसकी कुल लंबाई कितनी बताई मैंने अभी आपको, 26 किलोमीटर। यानी कि इसकी कुल लंबाई अगर बात करें कुल लंबाई की, तो कुल लंबाई है इसकी 26 किलोमीटर। समझ गए। तो ये है कर्क रेखा की कुल लंबाई। और ये जो 21 जून का समय आता है ना, 21 जून को, तो 21 जून को इसकी लंबवत जो किरणें, सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं, ये किसके ऊपर गुजरती हैं, कर्क रेखा के ऊपर लंबवत यानी सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा के ऊपर। तो 21 जून को सूर्य किरणें क्या पड़ती हैं, कर्क रेखा के ऊपर। कर्क रेखा या बोलें तो इसको बांसवाड़ा। नोट बनाते रहना, आप बनाओ तो, वरना आपके पास अगर है तो उसमें कोई नई पॉइंट मिल जाए तो नोट कर लेना। यानी कि बांसवाड़ा जो है में सबसे लंबा दिन होता है 21 जून को, सबसे लंबा दिन, और प्लस सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात। माही नदी को कितनी बार काटती है ये, माही नदी को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है।
इसके अलावा अगर हम बात करें इसकी, तो ये डूंगरपुर से गुजर रही है, चिंखली गांव से गुजर रही है, 1 किलोमीटर यहाँ गुजर रही है, और बांसवाड़ा की कुल कितनी गुजर रही है, 25 किलोमीटर गुजर रही है। कुल लंबाई इसकी 26 किलोमीटर। सर्वाधिक सीधापन कहाँ पर है इनका, ये कर्क रेखा जो है यहाँ पर सूर्य का सर्वाधिक सीधापन मिलता है, यानी कि सर्वाधिक सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें, सर्वाधिक सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, बांसवाड़ा में, बांसवाड़ा। और अगर सबसे ज़्यादा तिरछापन की अगर बात करें तो वो कहाँ है, गंगानगर में। मैंने अभी आपको बताया था ना, ये वाला, ये सबसे ज़्यादा अगर तिरछापन की अगर बात करें तो सूर्य किरणों का सर्वाधिक तिरछापन कहाँ पर है, गंगानगर में। सूर्य किरणों का तिरछापन, सूर्य किरणों का तिरछापन सबसे ज़्यादा कहाँ, गंगानगर में सर्वाधिक है। और सर्वाधिक अगर सीधापन की अगर बात करें, सर्वाधिक सीधापन की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सीधापन कहाँ पर है, सूर्य किरणों का सबसे ज़्यादा सीधापन, सर्वाधिक सीधापन की अगर बात करें, सीधापन किसका, सूर्य किरणों का, सूर्य किरणों का, वो कहाँ पर है, ये आता है बांसवाड़ा में। ठीक, ये बांसवाड़ा में आता है। इसके अलावा 21 जून में लिखवा दिया आपको। और सबसे ज़्यादा अगर तिरछापन है गंगानगर में, सीधापन बांसवाड़ा में है। और 21 जून हो ही गई, और माही नदी को 2 बार काटती है। और ये कुछ इसके फैक्ट्स हैं बस, और कोई बड़ी भारी कोई तोप नहीं है इसमें, ये लिखवा दिया मैंने आपको। सर्वाधिक तिरछापन गंगानगर में आती है। सबसे नज़दीक अगर शहर की बात करें तो इसमें देखो, सबसे दूर स्थित शहर की अगर बात करें तो वो कौन सा है, गंगानगर। और सबसे नज़दीक स्थित, यानी कि सबसे नज़दीक इस किससे, कर्क रेखा से, कर्क रेखा ही चल रही है ना ये। सबसे नज़दीक की बात करें तो ये कुशलगढ़, बिल्कुल बीचों बीच से गुजर रही है। कुशलगढ़ कहाँ पड़ता है, बांसवाड़ा में, सबसे नज़दीक। ठीक, और बांसवाड़ा ही जो जिला मुख्यालय है ये सबसे नज़दीक पड़ता है इसके, किसके, कर्क रेखा की। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, परीक्षा उपयोगी हैं। तो मैंने इसके बारे में तो आपको पहली बार देखने को मिलेगा ये वीडियो, मैंने आपको अच्छे से समझाया इसके बारे में। तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। और अगर समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।